हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमने देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल अपने टाइम में काम करके तो चले गए, लेकिन उनके काम को उनके जीते जी कोई महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उस समय साइंटिस्ट को लगता था कि जो बोल रहे हो बकवास है, इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स में लगा है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को उस समय नहीं माने, लेकिन उनके काम को फिर से रीडिस्कवर किया गया। कब किया गया है? देखिए यहाँ पे रीडिस्कवर जो है हो रहा है किसके द्वारा होगा। यहाँ पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे 1900 में। ठीक है, उनके द्वारा होगा और फिर इनके काम को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इसीलिए फिर इनको बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाएगा। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेंडल थे उन्होंने 7 साल तक, लगातार 7 साल तक किस पे काम किया था? पी प्लांट पे काम किया था। ठीक है, इस पे काम किया और यहाँ पे उन्होंने दिया क्या? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, लेकिन सारे डाटा को इकट्ठा करके रखे, लेकिन उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, लोगों ने माना नहीं उस चीज़ को। लेकिन बाद में, ठीक है, उनके मरने के बाद 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और उसको फिर से रीडिस्कवर करते हैं और उनकी बातों को प्रूफ करते हैं कि वो जो कह रहे थे वो सही है। तो बस वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, किस तरीके से क्रोमोसोम इनहेरिट करता है। ठीक है, जो इसमें जीन होते हैं ये क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। ये तो हमें पता है, लेकिन उनके टाइम पे क्या था? मेंडल के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था कि बहुत अच्छे से देखें क्रोमोसोम को। तब डिस्कवर ही नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ही नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो वो क्या करते थे? फैक्टर बोलते थे उस चीज़ को। लेकिन आज के टाइम पे हमको पता है कि जो क्रोमोसोम है उस पर क्या है? हर एक ट्रेट के, हर एक कैरेक्टर के क्या है? जीन प्रेजेंट होते हैं। तो बस यही है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इन 1865। 1865 में उन्होंने सारा डाटा जो भी कलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पी प्लांट पे, उन्होंने सब कुछ दे दिया। ठीक है, वो काम पूरा कंप्लीट हो गया 1865 में। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन उनके काम के बाद भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने क्या डाटा में लिखा है। ठीक है, उनकी बातों को कोई माना ही नहीं। कितने साल तक? 35 ईयर तक। सोचो, ठीक है, 35 साल तक इनके काम को कोई भी महत्व नहीं दिया। फर्स्टली देखिए कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इनके काम को बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं मिला। पहला रीज़न क्या है? कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। जो कम्युनिकेशन था उस टाइम, ठीक है, बहुत ईजी नहीं था। ठीक है, इन दोज डे एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड। पहला तो ये था कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी बातों को, उनके काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिला, पब्लिसिटी नहीं मिली, लोगों तक इनकी बातें पहुंच ही नहीं पाई, और जहां पहुंची लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहला रीज़न ये हुआ। सेकेंड देखिए, सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन और द फैक्टर इन द मेंडल्स वर्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट and of the pair of allele which does not blend with each other was not accepted by these contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। ठीक है, दूसरा रीज़न ये था कि जो मेंडल कहते थे कोई चीज़ स्टेबल है, ठीक है, कोई छोटी सी एक डिस्क्रीट यूनिट है जो स्टेबल है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, माता पिता से बच्चों में जा रही है। उस टाइम उन्होंने उसे क्या कहा था? फैक्टर बोला था, लेकिन आज के टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये कहते थे कि ये जो फैक्टर है ये बहुत स्टेबल है, डिस्क्रीट है, और ये क्या करता है? जो ट्रेड है, जो गुण है, उनको कंट्रोल करके रखता है। इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, माता पिता से बच्चों में जा रहा है, तो ये जो फैक्टर है यही कंट्रोल करता है। फिर लोगों ने कहा ठीक है हम तुम्हारी बात को मान रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से अलग क्यों है, उसके अंदर वेरिएशन क्यों है, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब देखते हैं थर्डली मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि लोग बायोलॉजी इसके लिए क्योंकि मैथ नहीं करना था, लेकिन मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो काम किया है उसमें क्या लगाया है? मैथमेटिक्स लगाया है। और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? बायोलॉजी के फिनोमिना के को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि उस टाइम के बायोलॉजिस्ट के लिए एक नई चीज़ थी कि मैथ लग रहा है बायोलॉजी में, बहुत अलग था उनके लिए, और इस वजह से भी उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं मिला। फाइनली
Though Mendel's work suggested that the factor gene was discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of the factor or say what they were made of. ठीक है, और लास्ट में ये बात भी थी कि मेंडल ने अपने काम में बार बार फैक्टर का नाम जिक्र किया है। बोलते हैं कि कोई भी ऐसी छोटी सी डिस्क्रीट यूनिट है जो स्टेबल है, जो ट्रेड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, उसके बारे में उन्होंने कोई फिजिकली प्रूफ नहीं दिया। ठीक है, कोई वो प्रूफ नहीं दिए। फैक्टर तो अपने मन से बोल रहे थे ना, वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिए, जिसकी वजह से इनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं मिला। अब आगे देखते हैं। इन 1900 में देखिए क्या होता है। 3 यहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे और तीनों अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, जिनका नाम है ह्यूगो डी वरीज हो गया, कॉरेंस हो गया एंड वॉन सैकमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, तीनों जो साइंटिस्ट हैं 1900 में आए और इन्होंने अलग अलग होकर, ठीक है, मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया, दोबारा से उसमें खोज करना स्टार्ट कर दिया। Also by the time, due to the advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division। ठीक है, इनके टाइम में 1900 में यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप था एडवांस्ड हो गया था, जिसकी वजह से अब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, किस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, किस तरीके से आगे चल के साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं, हम सेल डिवीजन को क्लियरली देख सकते थे। This led to the discovery of the structure in the nucleus that appear to be double and divide just before each cell division। ठीक है, जब हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप थोड़ा सा एडवांस हो गया, उस समय हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो 2 हो रहा है और आगे चल के सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म डिवीजन होने से पहले ये स्ट्रक्चर 2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम दैट इज कलर्ड बॉडी एज दे आर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ठीक है, वो कोई और कुछ नहीं था, वो क्रोमोसोम था। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था वो पहले क्या कर रहा था, सेल डिवीजन के पहले अपने आप को 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा था, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था और लास्ट में हम बोल सकते थे सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड। ठीक है, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी और इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें इसे किसी डाई से स्टेन करना पड़ता है। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड वर्कड आउट। ठीक है, 1902 में देखा गया कि जो क्रोमोसोम है ना, मियोसिस के दौरान क्या कर रहा है, अपोजिट पोल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखते हैं, वॉल्टर स्टेडन एंड थियोर ब्रोबरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। ठीक है, देखा गया कि यहाँ पे 2 और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, वॉल्टर स्टेडन था, थियोर ब्रोबरी था। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का एकदम सेम जीन जैसा बिहेवियर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, हमें तो पता है कि मान लीजिए ये क्या है, मेरे 2 क्रोमोसोम हैं, मतलब 1 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, जीन है, यहाँ पे भी जीन है, ये होमोलॉगस सपोज करिए क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम है आगे चल के जब बोल सकते हैं यहाँ पे गैमेट बनाएंगे तो एक एक गैमेट में चले जाएंगे। एक गैमेट इधर बना तो यहाँ पे ये मेरा क्रोमोसोम चला गया, एक गैमेट इधर बना यहाँ चला गया, लेकिन इनके पास तो जीन है ना, तो इसका मतलब जीन भी क्या हो रहे, सिग्रीगेट हो रहे, अलग हो रहे हैं। मतलब मेरे पास 1 पेयर क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, मतलब डिफरेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब गैमेट बन रहा है, मीन्स गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, उस टाइम क्या होगा कि जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये क्या होंगे, सिग्रीगेट होंगे। यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे जो जीन है, दोनों सेम है क्योंकि मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम लिया है। तो यहाँ का जो जीन है, सपोज करिए ये हाइट का है। ठीक है, इसके पास ये जीन है जो हाइट को कंट्रोल करता है, ये हाइट के ट्रेट्स को रखता है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ये स्किन के कलर का है। ठीक है, ये हेयर के कलर का है, डिफरेंट जीन प्रेजेंट है। जब गैमेट बनेगा तो ये क्या होंगे, इजली सिग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये जीन भी साथ में क्या हो रहे हैं, सिग्रीगेट हो रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो बिहेवियर है किसका, क्रोमोसोम का, ये एकदम सेम टू सेम जीन के जैसा है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मेंडल साहब ने कहा था, जीन तो नहीं बोले थे, वो फैक्टर बोले थे, बट हम उसे जान के वो जीन ही है। Recall, you have studied the behavior of the chromosome during the mitosis, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। जैसा कि आप सेल वाले जो चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल वाले चैप्टर में, कि अगर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल अमाउंट में यहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं जो कि पेरेंट में है, और सेम वही डॉटर सेल में अगर मान लीजिए क्रोमोसोम बराबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट में जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसका हाफ किस में जाएगा, डॉटर सेल में जाएगा, उसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं।
द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज द जीन अकर इन पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो क्रोमोसोम है जीन दोनों पेयर में है। ऑफकोर्स ये मान लीजिए होमोलॉगस क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन बैठा हुआ है, हमारा क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन क्या हुआ बैठा हुआ है, तो हमारा क्रोमोसोम भी पेयर में है और जीन भी पेयर में है। The two allele of a gene pair are located on the homologous site of the homologous chromosome। देखिए यही बात बोला गया है कि जो दो एलील होंगे, मान लीजिए एक जीन है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए होमोलॉगस है, ये भी एक जीन है, दोनों सेम के लिए मान लीजिए हाइट के लिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसका एक एलील होगा, एक यहाँ पे होगा। तो जो पेयर ऑफ एलील होंगे वो कहाँ लोकेटेड है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, जो एक जैसे दिखते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मियोसिस इन एंड जर्म सेल फॉर्मेशन, मतलब कि मियोसिस हो रहा है और क्या बन रहा है, जर्म सेल बन रहे हैं, ठीक है। G1 स्टेज होगा, फिर यहाँ पे S स्टेज आएगा, फिर G2 होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड एंड लास्ट क्या बन जाएगा, सेल डिवीजन होने के बाद आपका जर्म सेल बन जाएगा। तो G1 S G2 ये क्या है, इंटरफेस है, ये आपको सबने जानना है ये, ठीक है, इंटरफेस है। और मियोसिस जो होता है यहाँ पे दो टाइप के होंगे, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, आप पढ़ चुके हैं, आप इसको फिर से रिकॉल करिए, ठीक है। G1 स्टेज में देखिए क्या है कि ये देखिए एक क्रोमोसोम है, एक इधर है, मीन्स वन पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको आगे चल के क्या बनाना है, यहाँ पे जर्म सेल बनाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अपने जो अमाउंट है क्रोमोसोम देखिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, याद रखिएगा क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम का अमाउंट होगा वो एस फेज में डबल हो जाएगा, अमाउंट दुगना होता है, ठीक है, लेकिन नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। एस फेज को तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ G2 फेज में देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे एक सिंगल था अब ये कैसे होगा, डबल हो गया, सिंगल था डबल हो गया, मिस अमाउंट डबल हो गए हैं बट क्रोमोसोम नंबर अभी भी कांस्टेंट है, पहले जैसा है। फिर हमने क्या किया, मियोसिस फर्स्ट किया, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर मेटाफेज फर्स्ट हुआ। एनाफेज में देखते हैं कि जो हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये क्या कर रहा है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जितने भी मेरे बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो कैसे बन जाएंगे, मेटा, यहाँ पे बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे एक इक्वेटर पे आके सब इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन धीरे 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 एनाफेज में क्या होगा कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, और इस टाइम क्या होता है एनाफेज फर्स्ट में कि यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं टूटता है। फिर बात करते हैं मियोसिस सेकेंड, ठीक है, एनाफेज की बात करते हैं, ये सेम एज होता है माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम पहले अपोजिट पोल पे जा रहे थे यहाँ पे भी जाएंगे अपोजिट पोल पे, बट अब यहाँ पे क्रोमैटिड भी अलग हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे बोल सकते हैं जो सेंट्रोमियर है ये भी क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, ये टूट गया, सेंट्रोमियर जो यहाँ पे बीच में होंगे वो टूट गए। और इस तरीके से आगे जब सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे 4 जर्म सेल बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग कंपैरिजन कराने जा रहे हैं बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एंड जीन। देखिए यहाँ पे एक तरफ कौन है, ये क्रोमोसोम है, दूसरी तरफ हमारा जीन है, ठीक है। दोनों कैसे करूँगे, देखिए अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है और जीन भी हमारा पेयर में होता है। अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया और ये क्या हो गया, जीन हो गया, तो इजी रहेगा समझ में आने। आगे देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में, देखते हैं सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट द ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, वन पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, आगे चल के गैमेट बनाना होता है, तो इनके एक पेयर क्या करते हैं, सिग्रीगेट करते हैं, एक गैमेट में जाएंगे, दूसरा वाला दूसरे गैमेट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि जब एनाफेज आया, ठीक है, यहाँ पे एनाफेज सेकेंड, तो ये वाला सिग्रीगेट हो गया, यहाँ पे गैमेट बनाया, ये वाला सिग्रीगेट होके यहाँ पे गैमेट बनाया, ये वाला सिग्रीगेट हो गया, यहाँ पे गैमेट बनाया, ये वाला सिग्रीगेट होके यहाँ गैमेट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिग्रीगेशन है, जो अलगाव है, जो पिछड़ाव है, वो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीन के बारे में, सिग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। बोला जा रहा है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनता है, ठीक है, मियोसिस के टाइम, तो यहाँ पे वन पेयर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। जीन भी क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर है, ये क्या है, जीन है, ये क्या है, जीन है, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम दूसरे वाले में जा रहा है, गैमेट में जा रहा है, ये वाला दूसरे गैमेट में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिग्रीगेशन हो रहा है वन पेयर जीन का, वो भी क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में, इंडिपेंडेंट पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, जो ये पेयर है एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, सिग्रीगेट कर रहे हैं।
फिर लिखा गया है जीन के बारे में, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर। हाँ, ये बात भी सही है कि जो जीन है इनका वन पेयर है, एक पेयर इधर है एक पेयर इधर है, मीन्स एक एलील इधर है दूसरा एलील इधर है। तो जब ये आगे चल के सेग्रीगेट हो रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पेयर से दूसरे पेयर पे कोई दबाव नहीं है, अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कैन यू टेल विच ऑफ द कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच ऑफ द रिप्रेजेंट जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। ठीक है, जो पहला वाला होगा ये क्रोमोसोम है, दूसरा जीन है, कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट ओनली वन ऑफ ईच ट्रांसमिटेड इन गैमेट। ठीक है, यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे वन पेयर बोला गया, तो ये क्या होंगे, एलील के बारे में बात की जा रही, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर आर अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो भी बाइवेलेंट बने हैं वो कैसे इक्वेटर पे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, इस तरीके से इक्वेटर पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एनाफेज की, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में हम एनाफेज फर्स्ट की बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ अलाइन होंगे, मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली। इसके बाद क्या होगा कि ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। आगे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी दिया गया है, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टुगेदर, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ठीक है, ये देखिए, ये पॉसिबिलिटी दी गई है कि किस तरीके से क्रोमोसोम या जीन सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पॉसिबिलिटी पहले ये है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वन लॉन्ग ऑरेंज, एक बड़ा सा ऑरेंज है विथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। ठीक है, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। यहाँ पे देखिए लॉन्ग येलो है और यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर का क्रोमोसोम है। जब आगे बोल सकते हैं एनाफेज में है, फिर आगे चल के मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड आएगा, तो किस तरीके से जो सेंट्रोमियर है ये टूट रहा है और ये जो क्रोमैटिड है या फिर बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम है इस पेयर के ईजिली सेग्रीगेट होते जा रहे हैं और आगे चल के क्या बना रहे हैं, 4 जर्म सेल बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या दी गई है, पॉसिबिलिटी सेकेंड, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, एक बड़ा सा ऑरेंज होगा, दूसरा शॉर्ट रेड कलर का क्रोमोसोम होगा, एंड लॉन्ग येलो, ठीक है, येलो है लॉन्ग, एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि ऑरेंज के साथ ग्रीन वाला क्रोमोसोम था, अब देखिए ऑरेंज के साथ रेड वाला लिया गया है, येलो के साथ पहले रेड था, अब येलो के साथ ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब मियोसिस सेकेंड हो रहा है तो किस तरीके से सेंट्रोमियर टूट रहा है और क्रोमैटिड अलग अलग हो जा रहे हैं, और जर्म सेल में देखेंगे तो ये सेग्रीगेट हो जा रहा है। ठीक है, इस सेल में ये वाला सेग्रीगेट इसमें हो रहा है, इसमें तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम दिखा रहा है कि एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली अलग हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सडन एंड ब्रोबरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही है, देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन एंड ब्रोबरी argued that the pairing and the separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of a factor they carried। ठीक है, सडन एंड ब्रोबरी कहते हैं कि जो पेयरिंग हो रहा है क्रोमोसोम का, जो सेपरेशन हो रहा है, एक दूसरे से क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मेंडल अपने टाइम में बोल रहे थे कि कैसे फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। ओके, तो यही बोले कि सडन ब्रोबरी ने क्या किया, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि किस तरीके से क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग मियोसिस किस तरीके से बिछड़ रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेंडल ने कहा था कि जो सेग्रीगेशन हो रहा है पेयर ऑफ फैक्टर का, एकदम सेम टू सेम क्रोमोसोम भी ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, सडन, ठीक है, यहाँ पे बोला गया सडन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल इट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सडन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉलेज इकट्ठा की। कहाँ से इकट्ठा किया, जो मेंडल साहब ने अपने टाइम पे सारे फैक्टर के बारे में जो जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया, लिखा, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, सडन साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जितनी भी नॉलेज थी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए, ठीक है, जो वो फैक्टर बोलते थे मेंडल अपने टाइम पे, ये उनको तो पता चल गया कि क्या है क्रोमोसोम है। ठीक है, तो वो वही सारे नॉलेज को क्या किया, इकट्ठा किया, कहाँ से, मेंडेलियन प्रिंसिपल से, और साथ में सडन एंड ब्रोबरी मिल के साथ में, ठीक है, याद रखिएगा, सडन और ब्रोबरी मिल के साथ में क्या देते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
अब देखते हैं, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ द आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिफिकेशन दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस। ठीक है, दिया किसने? सडन ब्रोबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया इनहेरिटेंस का, लेकिन कोई तो होगा जो एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव करेगा, कोई तो आएगा एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रूव करेगा कि हाँ ये बात सही है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, एनसीईआरटी में इनके कलीग भी लिखे गए हैं, बट क्वेश्चन जब भी आता है तो ये इन्हीं के नाम से आता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेरिएशंस देखे, कहाँ देखे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे। अब देखिए, जो टी.एच. मॉर्गन है ना, इनको बोला जाता था फ्लाई ऑफ जेनेटिक्स। ये ज़्यादा करके जो फ्लाइज होते थे उन पे काम करते थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम किए जिससे उन्होंने प्रूफ किया कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये सही है। मॉर्गन वर्कड विथ आर्टेनी फ्रूट फ्लाई। ठीक है, छोटा सा कीड़ा है फ्रूट फ्लाई, उन्होंने उस पर काम किया, उसका नाम क्या है? डॉर्सोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक है, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं फ्रूट फ्लाई, इसका नाम क्या है? डॉर्सोफिला मेलेनोगैस्टर, विच वे आर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी। अब देखिए, मॉर्गन साहब ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में किया होगा, क्योंकि उनको देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, उनको देखना है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये सही बात है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। किस पे काम कर रहे हैं? फ्रूट फ्लाई पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? डॉर्सोफिला मेलेनोगैस्टर है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही चूज क्यों किया, उसके बारे में ये क्या है रीजन दिए गए हैं कि क्यों उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही चूज किया। कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो सकता था। ठीक है, दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। पहला रीज़न ये है कि नखड़े उखड़े ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, जो भी आप कैसा भी यहाँ पे सिंथेटिक मीडियम बनाएंगे वहाँ पे ये रह लेंगे, खा पी लेंगे, जी लेंगे। ठीक है, दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। ठीक है, इनकी जो जिंदगी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब के सब 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती हैं। पैदा भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, सारा काम कर लेंगे, 2 हफ्ते में इनका खेला खत्म। ठीक है, एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी फ्लाई। ठीक है, जब एक बार ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके रिप्रोडक्शन के टाइम बहुत सारे बच्चे बनते हैं। तो ये सारे रीज़न है कि पहला, इनको नखड़े नहीं आते हैं, कैसा भी यहाँ पे सिंथेटिक मीडियम दिया जाए लैब में वहाँ पे ग्रोन कर जाएंगे। दूसरा कि जो इनकी ज़िंदगी है, ठीक है, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी, इसी में इनको जो भी करना है कर लें। ठीक है, और सिंगल मीटिंग से एक बार ये क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। अब देखिए तीसरा यहाँ हो गया। अब फोर्थ रीज़न देखते हैं, ऑल्सो देयर was a clear differentiation of the sexes, the male and the female fly are easily distinguishable। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये है कि हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन से फीमेल है। मीन्स कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसे आप देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो ये जो इनके जो फ्लाइज हैं, इनके अंदर आप इनको देख के बता सकते हैं कि ये मेल वाला फ्रूट फ्लाई है या फीमेल वाली है। ठीक, ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ द हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कुड बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इसके पास बहुत डिफरेंट टाइप के हेरिडेटरी वेरिएशन है। हेरिडेटरी वेरिएशन का मतलब ऐसे वेरिएशन जो माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो वेरिएशन है आप इसको लो माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। जैसे वेरिएशन क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है आई कलर। ठीक है, आई कलर में देख सकते हैं, लाल आँखें, रेड आई जो होगा ये किसका होगा? मेल्स का होगा। ठीक है, एंड वाइट आई, सफ़ेद आँखें, ये किसकी होगी? फीमेल की होगी। ठीक है, अगला क्या है? अगला हम देखेंगे यहाँ पे विंग साइज। विंग्स साइज, लार्ज विंग जो होंगे, बड़े बड़े जो विंग्स होंगे, लार्ज विंग्स किस में होंगे? मेल्स में होंगे। ठीक है, एंड मिनिएचर या बोल सकते छोटा विंग, मिनिएचर जो विंग्स होगा वो किस में होगा? फीमेल में होगा। इसके अलावा बॉडी कलर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बॉडी कलर, जो बॉडी कलर होंगे मेल के, बेचारे थोड़े मेल काले होते हैं, मान लीजिए ब्राउन कलर है। ठीक है, फीमेल जो होंगी गोरी चित्ती होंगी। ठीक है, तो कैसे होंगी? येलो कलर। ठीक,
तो यहाँ पे जो हेरिडिटरी वेरिएशन है, आँखों का रंग, पिता का जो मतलब जो मेल है उसका जो आँखों का कलर है वो कैसा है, लाल है। जो फीमेल होगी वाइट आई की होगी। विंग साइज की बात करते हैं, मेल के पास क्या है, लार्ज विंग है, फीमेल के पास मिनिएचर में छोटा विंग है। बॉडी कलर की बात करते हैं कि जो मेल है उसके पास क्या है, ब्राउन, बॉडी कलर कैसा है, ब्राउन है, मीन्स थोड़ा सा काले हैं, और जो फीमेल है वो थोड़ी गोरी चित्ती है, येलो कलर की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रूट फ्लाई का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक था, जिसकी वजह से टी.एच. मॉर्गन ने इसे अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। ठीक है, जैसे आप देख के बता सकते हैं जो ड्रोसोफिला मेलिग्नोगैस्टर है, ये जो छोटा वाला है ये कौन है, मेल है, और ये बड़ी वाली फीमेल है। जो छोटा होगा मेल होगा, बड़ी होगी फीमेल होगी। इसके अलावा जो फीमेल है, ठीक है, इसका जो एब्डोमेन है ये कैसा होगा, वाइड होगा। ठीक है, जो फीमेल है इसका जो एब्डोमेन होगा वाइड होगा विथ लार्ज स्ट्रिप्स। ठीक है, जो इस पे स्ट्रिप्स होंगी वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। भाई एब्डोमेन चौड़ा है, बड़ा है, तो स्ट्रिप भी बड़ी होंगी। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं। आगे देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, मॉर्गन कैरी आउट द सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंक। ठीक है, जो मॉर्गन है वो किस पे काम कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस का मतलब ये है कि आप दो कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं। जैसे कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में क्या लिया था, पी का जो पी का सीड है उसका कलर लिया था, उसका शेप लिया था। उसी तरीके से मॉर्गन ने भी क्या किया है कि यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करा रहे, कहाँ, फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला में करा रहे हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है द क्रॉसेस वेयर सिमिलर इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरी आउट बाय मेंडल्स इन पी। जो क्रॉसेस हैं, इन्होंने जो क्रॉस कराए हैं, जो बच्चे पैदा कराए, एकदम सेम डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि मेंडल ने पी प्लांट में कराए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज द येलो बॉडी white eye female to the brown body red eye male and intercross their F1 progeny। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रॉस किसके किसके बीच में कराए हैं, मान लीजिए ये मेल है, ठीक है, ये क्या कौन है, ये मेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फीमेल के साथ क्रॉस कराना है इनको फ्रूट फ्लाई में। तो जो मेल है पहले इन्होंने क्या किया है, बॉडी कलर लिया है, जो बॉडी का कलर कैसा है, ब्राउन, ठीक है, आंखें कैसी हैं, लाल है, जो आई है रेड आई, ठीक है, रेड आईज। फीमेल कैसी है, येलो बॉडी, ठीक है, येलो बॉडी यहाँ पे लिख सकते हैं। आंखें कैसी हैं, वाइट आई, वाइट आई, ठीक है। इन्होंने क्रॉस कराया है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इन्होंने दो कैरेक्टर लिए। मेल का बॉडी कैसा है, ठीक है, जो मेल है उसकी बॉडी कैसी है, ब्राउन बॉडी है, आंखें लाल है। फीमेल कैसी है, फीमेल जो है येलो बॉडी की है, ठीक है, और आंखें कैसी हैं, इनकी वाइट है। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इनके बच्चे F1 जनरेशन में बने, ठीक है। क्या बने, देखिए, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are interdependent। बोला गया है कि जो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने देखा था कि जो डाइहाइब्रिड था F2 जनरेशन में रेशियो क्या था, 9:3:3:1 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो जीन सेग्रीगेट हो रही थी, ठीक है, मोनोहाइब्रिड या फिर बोल सकते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉसेस में पी प्लांट के, अब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डेविएशन हुआ है 9:3:1 रेशियो से, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जीन सेग्रीगेट हो रही थी इंडिपेंडेंटली, अब वो सेग्रीगेट नहीं हो रही हैं, अब वो साथ साथ जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जीन है, सपोज करिए ए है, ठीक है, और बहुत पास में बी है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी बी है, सी वाला दूर है, दूर है, दूर है। आगे चल के जब ये क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट बनाएंगे, सपोज करिए, तो ये अलग होगा, ठीक है, इस तरीके से अलग हुए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए और बी होंगे ना, ये साथ साथ जाएंगे, ए और बी साथ साथ जाएंगे, ए और बी क्या होंगे, साथ साथ जाएंगे। यहाँ पे सी बना, यहाँ पे सी बना। अब मान लीजिए किसी के साथ आपने क्रॉसिंग कराना है, ठीक है, ये गैमेट्स बन के, अब क्रॉसिंग कराने के लिए ये कोई गैमेट है ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके पास क्या है, इसके पास भी कोई होगा, यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रॉसिंग कराया, जब यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि जो ए और बी हैं ये साथ साथ जाएंगे बच्चे में, ठीक है, ए और बी जो है साथ साथ जाएंगे, लेकिन
जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो ये सी है यहाँ पे स्मॉल सी यहाँ पे आ जाएगा और कैपिटल सी जो होगा AB, जो यहाँ पे कैपिटल सी होगा ये यहाँ होगा। मतलब कि जो लिंक्ड जीन होंगे, ठीक है, जो लिंक्ड जीन होंगे यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो लिंक्ड जीन होंगे, लिंक्ड जीन ये क्या करेंगे, एक साथ सेग्रीगेट करेंगे। लिंक्ड जीन सेग्रीगेट टुगेदर, ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो लिंक्ड जीन है ये क्या करेंगे, एक साथ क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ये एक साथ ही क्या कर रहे हैं, ये सेग्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्पेलिंग सही लिखती हूँ उसका। ठीक है, ये एक साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब जो F2 जनरेशन है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं या फिर डाई हाइब्रिड पी प्लांट की बात करते हैं, डाई हाइब्रिड की बात करते हैं, क्योंकि जब 2 कैरेक्टर लिए गए थे तो वहाँ पे F2 जनरेशन में फिनोटिपिकली क्या रेशियो आया था, 9:3:3:1 आ रहा था। उस समय क्या हो रहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, मतलब कि जो एलील्स थे वो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मॉर्गन साहब ने यही काम किस पे किया, उन्होंने ये काम करा ड्रोसोफिला पे, तो देखा कि जो यहाँ पे जीन है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे, अलग नहीं हो रहे, ये साथ साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि 9:3:1 का जो रेशियो है यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ये अभी आगे बताएंगे लिंकेज या फिर रिकॉम्बिनेंस, ये क्या है, ये फेलियर है, या फिर बोल सकते हैं ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डाई हाइब्रिड उन्होंने बोला था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फेलियर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए एक्सेप्शन बन चुका है क्योंकि वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप नो दैट द जीन वे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मॉर्गन और उनके ग्रुप के लोग जानते थे कि जो जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम में है। एंड सॉ क्विकली that when the two gene in a dihybrid process were suited on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination were much higher than the non recombinant या फिर बोल सकते हैं नॉन पेरेंटल यहाँ पे टाइप। ठीक है, बोला जा रहा है कि मॉर्गन और उनके साथी लोग जानते थे कि जो जीन है, ठीक है, ये किस पे लोकेटेड है, याद रखिएगा एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो जो दोनों जीन है ना बड़े पास पास है, चिपके हुए, बहुत पास पास, उनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, उनके बीच का गैप भी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो पास पास है ये क्या है, लिंक्ड जीन है। मान लीजिए ये कोई पेरेंट्स रहा होगा, सपोज करिए ये जो मैं बताई हूँ ये कोई पेरेंट्स का जीन है। ठीक है, ये कोई पेरेंट्स का जीन है या कोई पेरेंट्स का ये क्रोमोसोम है। जब आगे चल के उसने क्या किया, गैमेट की फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से गैमेट यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। रेड वाला क्या है, गैमेट है। हमने क्या कराया, इसका किसी के साथ मेटिंग कराया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास पास वाले जीन थे, ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये क्या थे, एक साथ ही क्या हुए, ट्रांसमिट हुए, साथ साथ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो साथ साथ जा रहे हैं, जो लिंक्ड जीन है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल जीन बोलते हैं। इसी को हम आगे चल के बोलेंगे क्या, लिंकेज। ठीक है, ये पेरेंटल जीन जो पास पास है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल जीन या फिर लिंकेज। ठीक है, और जो नॉन पेरेंटल है, ठीक है, जो दूर डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैपिटल ए और सी के बीच में डिस्टेंस दूरी है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, इन्हें हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे या फिर नॉन पेरेंटल जीन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस due to the physical association or the linkage of two gene and coined the term linkage to describe this physical association of gene on a chromosome, and the term is recombination to describe the generation of non-parental gene combination। बोला जा रहा है कि इन्होंने बताया कि जो जीन एकदम पास पास है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके बताती हूँ, यहाँ पे बोला उन्होंने कि जो जीन एकदम पास पास है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला, इसको बोला पेरेंटल जीन है। ये कैसे पेरेंटल जीन, जब भी ये आगे जाएंगे गैमेट बनाएंगी तो ये साथ साथ जाना पसंद करेंगी, तो इन्होंने इसको क्या बोला कि ये कैसे हैं, लिंक्ड जीन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये लिंकेज हुआ है। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, पेरेंटल कैरेक्टर आएगा। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर आएगा। लेकिन जो यहाँ पे दूर वाला जीन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी या फिर ए, सी क्या है, दूर है, तो ये कैसा होगा, ये हमारा लिंक्ड नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंटल बोलेंगे। ठीक है, या फिर आगे चल के रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, मीन्स
मीन्स किसी के साथ ये कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट बना देगा। मतलब कि ये जो दोस्त है बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, बट ये दोस्त ठीक है, इससे भी दोस्ती है, इससे भी दोस्ती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड है जहाँ जहाँ जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अलग नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे, लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज आएगा, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर आएंगे, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स से जा रहा है, बच्चे में भी जाएगा तो साथ साथ जाने वाला है, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं सी का, ये जो दोस्त है ना ये बहुत निठल्ला है, इसको कोई भी ए वाला चाहे बी वाला किसी के साथ दोस्ती करना नो प्रॉब्लम, किसी के साथ भी चला जाएगा। तो जो सी वाला होगा ये कैसा है, नॉन पेरेंटल है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट है, ये किसी के भी साथ जाके मिलकर रिकॉम्बिनेशन बना लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, Morgan and his group also found that even when two genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, show very low recombination, ठीक है, while the other were loosely linked, show higher recombination, ठीक है। मेंडल और उनके दोस्तों ने देखा कि जब दो जीन बहुत पास पास हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जब दो जीन बहुत पास पास है, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि दूसरे के साथ मिलके जुड़ जाना, ठीक है। जब ये दोनों दोस्त एकदम पास पास होंगे तो तीसरे दोस्त की ज़रूरत ही नहीं क्या है, ठीक है। जब ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होंगे तो इस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेशन होगा बहुत ही लो होगा, ठीक है। लेकिन जब जीन क्या होंगे, लूजली, यहाँ पे बोल सकते हैं लूजली लिंक्ड होंगे, मीन्स इनके बीच में गैप होगा, इनके बीच में डिस्टेंस होगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन जो होगा ये क्या होगा, हाई होगा, मीन्स नॉन पेरेंटल कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया और आगे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल that the gene white and the yellow were tightly linked and so only 1.3% of recombination, while the white and miniature wings show that 37.2% of recombination। इसका मतलब समझ में आया कि जब मेंडल साहब ने क्या किया कि जो मेल और फीमेल, ठीक है, को जब मेटिंग कराई तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, ठीक है। जब उन्होंने क्या लिया, बॉडी का कलर फीमेल के लिए कैसा लिया, यहाँ पे जो बॉडी कलर येलो है, मेल के लिए बॉडी कलर कैसा है, ब्राउन है, आंखें कैसी है, सफ़ेद है, ठीक है, फीमेल की, मेल का कैसा है, रेड है। जब इन्होंने ऐसा वाला कैरेक्टर लिया तो देखने को मिला कि जो जीन वाइट है और येलो ये बहुत ही पास पास से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 1.3% देखने को मिल रहा है, बाकी 98.7% आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिंकेज, पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं विंग का, ठीक है, जो विंग है और आंखों का कलर, अगर वाइट आई है, ठीक है, फीमेल का ही लिया गया है, ये देखिए ये फीमेल का लिखा गया, ठीक है। आंखें कैसी है, सफ़ेद हैं, विंग्स कैसे हैं, छोटे साइज़ के मिनिएचर हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिल की आंखें कैसी होंगी, लाल होंगी, और बोल सकते हैं यहाँ पे जो विंग्स है वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल की आंखें वाइट है, जो मिनिएचर विंग्स हैं ये कैसे हैं, दूर दूर हैं, इनके जो जीन एक कोई यहाँ है तो कोई दूसरा यहाँ है, इनके बीच में क्या है, गैप है, डिस्टेंस है, तभी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपको कितना देखने को मिल रहा है, 37.2%, ठीक है। अब देखते हैं, हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुरवेंट यूज्ड the frequency of recombination between the gene pair on the same chromosome as a measure of a distance between the gene and mapped their position on the chromosome, ठीक है। जो डी.एच. मॉर्गन है इनके भी एक स्टूडेंट आए हैं जिनका नाम क्या है, एल्फ्रेड, ये स्टूडेंट इनका नाम है एल्फ्रेड स्टुरवेंट। इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मान लीजिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे कोई जीन है ABCD, ठीक है, इस तरीके के जीन क्या है एक क्रोमोसोम पे है, तो उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया कि इस वाले जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो जीन है अगर सेम क्रोमोसोम पर है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उन्होंने उसको मैप्ड किया है, उन्होंने उसको क्या बोला है, सेंटीमॉर्गन बोला है, सेंटीमॉर्गन, ठीक है, सेंटीमॉर्गन। अगर 1% यहाँ पे बोल सकते हैं 1 सेंटीमॉर्गन इक्वल टू होता है 1% क्रॉसिंग, ठीक है। 1% अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमॉर्गन है, मतलब कि ये देखिए ए और बी बहुत पास पास है, ठीक है, तो इनके बीच का हम मान लेते हैं 1 सेंटीमॉर्गन है, ठीक। ये दूर है तो इनके बीच का मान लीजिए 10 सेंटीमॉर्गन होगा, ये तो बहुत दूर है, मान लीजिए 50 सेंटीमॉर्गन होगा। तो उनके बीच का क्या है, इन्होंने क्या किया है कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर ढेर सारे जीन
बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या किया है, मैप्ड किया है, नापा है, उनकी पोजीशन को बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं। टुडे द जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग द होल जीनोम वाज डन इन अ केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब लेटर, ठीक है। कि जो ये सीक्वेंसिंग उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो जीन है सेम क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हुई है, तो आप उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 1% की क्रॉसिंग है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 सेंटीमॉर्गन से। तो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। कि ह्यूमन के जो जीनोम्स है, जो जीन है, किस तरीके से सीक्वेंस किए गए हैं क्रोमोसोम पे, उसमें किया जा रहा है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लिंकेज है, ठीक है, जो लिंकेज है ये क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंटल कैरेक्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं लिंकेज किसकी वजह से आ रहा है, लिंक्ड जीन की वजह से आ रहा है, जो बहुत पास पास है, ठीक है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 1 बाई करना यहाँ पे, ठीक है, 1 बाई करना, ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट, या फिर बोल सकते हैं नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। अगर जीन बहुत पास पास होगी, जीन बहुत पास पास होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाई के फॉर्म में, ठीक है। अगर जीन बहुत पास पास रहेगी तो इसका मतलब लिंकेज ज़्यादा है, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है, ये दोनों जीन साथ साथ आगे जाएंगे, ठीक है, ठीक। अगर जीन दूर दूर है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो लिंकेज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेंट कम होगा, अगर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा है, जीन दूर दूर पे है, तो लिंकेज कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब जीन बहुत पास पास है, यहाँ पे खुद लिखा गया है एनसीईआरटी में कि जब जीन पास पास है, ठीक है, 2 जीन अगर पास पास लिंक्ड है तो वो आगे चल जा रहे हैं एक साथ। जब 2 जीन क्या होंगे, एकदम पास पास फिजिकली एसोसिएटेड है, फिर उन्होंने क्या वर्ड यहाँ पे टर्म क्वाइन किया है, उसको लिंकेज किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा जो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है उसको रिकॉम्बिनेंट से हम या रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इन्होंने बताया था कि एक क्रोमोसोम के अंदर कुछ जीन हैं जो बहुत पास पास है, ठीक है, बहुत टाइटली लिंक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेरेंटल कैरेक्टर या लिंकेज बोलेंगे, जहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी सेम क्रोमोसोम पे कुछ जीन ऐसी है जो दूर दूर है, उनके बीच में क्या है, गैप्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो कैसे लूजली बाउंडेड है, ठीक है, लूजली यहाँ पे हम बोल सकते हैं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन हाई देखने को मिलेगा, मीन्स नॉन पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाइट आई है, येलो बॉडी है फीमेल की, तो ये जो दोनों जीन हैं ये बहुत पास पास क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा बहुत ही कम होगा, 1.3% का होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाइट आई की फीमेल है, लेकिन उसका जो विंग है बहुत ही ज़्यादा कैसा है, छोटा है, मिनिएचर है, ठीक है। अगर आंखें सफ़ेद हैं और जो विंग्स है वो कैसी है, स्मॉल है, मिनिएचर है, उनके बीच के उन जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिंकेज क्या है, कम है, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या फिर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, 37.2% है, ठीक है। आगे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए क्रॉसिंग यहाँ पे कराया जा रहा है, क्रॉसिंग ए क्रॉसिंग बी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये कौन है, ये फीमेल है, यहाँ पे सिंबल से देख सकते हैं, ये कौन है, मेल है, ठीक है, सिंबल से देखिए। पेरेंटल कैरेक्टर में क्या लिया गया है, यहाँ पे येलो एंड वाइट। येलो का मतलब क्या है, जो फीमेल की बॉडी है वो कैसी है, येलो कलर की है, आंखें देखिए ये आंखें हैं कैसी है, सफ़ेद है। मेल को वाइल्ड टाइप बोला गया है, वाइल्ड का मतलब होता है नॉर्मली, ठीक है। जो मेल होगा वो कैसा होगा, ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी, और आंखें कैसी होंगी, लाल होंगी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी कैसा है, इनका ब्राउन है क्योंकि इनकी येलो बॉडी है, आंखें सफ़ेद है, तो इनकी जो आंखें होंगी लाल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाई या फिर बोल सकते हैं डब्लू है, ये क्या है, ये जीन बहुत पास पास है। जब बहुत पास पास है तो इसका मतलब कैसे जीन हो गए, ये लिंक्ड जीन हो गए। जब कभी भी ये आगे चल के जब मेटिंग करेंगे तो ये साथ साथ जाएंगे। देखिए जब मेटिंग हुआ, जब गैमेट्स बनेंगे तो ये साथ साथ जाएंगे। अब मेटिंग के बाद F1 जनरेशन बनेगा, बच्चे बनेंगे ही। तो यहाँ पे जो ये वाई और डब्लू जो जीन है, मीन्स जो येलो और वाइट
यहाँ पे जो जीन है बहुत ही पास पास है, तो जब भी जाएंगे प्रोजेनी में साथ साथ जा रहे हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिंक्ड है। इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स में भी बहुत पास पास जीन थी, बच्चों में वही सेम जीन जाएगी, पास पास लिंक्ड होगी, तो यहाँ पे लिंकेज क्या है, हाई है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो पेरेंटल टाइप होगा वो 98.7 है, ठीक है, मतलब लिंकेज की वजह से। लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन होगा बहुत कम होगा, 1.3% होगा। फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल दिया था एनसीईआरटी में कि जो फीमेल की बॉडी है वो कैसी है, बोल सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसको लिया है येलो, मतलब फीमेल ही लिया है इन्होंने। वहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में लिया था कि जो फीमेल की आंखें हैं कैसी हैं, वाइट है, ठीक है, और जो इनके पास विंग्स हैं, जो पंख है वो कैसे छोटे मिनिएचर है, ठीक है। वाइल्ड टाइप में क्या होगा, इनका जो आंखें होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, आंखें लाल हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं लार्ज विंग्स। विंग्स कैसे हैं इनके, लार्ज विंग्स है, ठीक है, लंबे विंग्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरे वाले क्रॉस में हम देखते हैं कि जो फीमेल है और मेल के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, जो मेल और फीमेल है, ठीक है। इनमें देखिए फीमेल की बात करते हैं जिसकी बॉडी कैसी है, येलो है। हम बॉडी का कलर नहीं देख रहे, हम यहाँ पे विंग्स का साइज देखेंगे और आंखों का कलर देखेंगे। तो जो फीमेल है, ठीक है, इसकी जो आंखें सफ़ेद हैं और इसके जो विंग्स से छोटे हैं, तो इनमें देखिए W और M इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। W से वाइट कलर दिख रहा है आंखों का रंग, और M से जो मिनिएचर है ये क्या दिखा रहा है, विंग का साइज दिखा रहा है। तो ये दोनों जीन क्या है, दूर दूर हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर इन दोनों जीन से देखा जाएगा तो ये जो दोनों जीन हैं वो दूर दूर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज क्या हुआ, कम हो गया। लिंकेज कम तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, हाई होगा। जब रिकॉम्बिनेशन हाई होगा, यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो W है और M है ये भी क्या है, दूर दूर है, ठीक है। इनके बीच में बोल सकते हैं लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। आगे जो इनके बच्चे बनेंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो जीन है वो अपने से सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, ईजिली सेग्रीगेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए वाइल्ड टाइप हो गया, ये वाइट मिनिएचर। जो पेरेंटल टाइप होगा, ठीक है, जो लिंकेज या फिर बोल सकते हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर होंगे 62.8% है, बट रिकॉम्बिनेशन क्या है, पहले से ज़्यादा आ रहा है, 37.2% आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट और मिनिएचर है या फिर जो वाइल्ड टाइप है, इनके बीच का जो जीन है वो क्या है, दूर है, ठीक है, डिस्टेंस है, गैप है उनके बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जीन है वो कैसे लूजली बाउंड है, लूजली लिंक्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखने को ज़्यादा मिल रहा है। फिर यहाँ पे गैमेट्स बन जाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आपको F2 जनरेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे टॉपिक दिया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जेनिक का मतलब जीन है, ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी, ठीक है, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, जेनिक का मतलब जीन। बहुत सारे जीन क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को, ठीक है, मेनी जीन गवर्न्स वन कैरेक्टर, गवर्न्स वन कैरेक्टर, ठीक है। बहुत सारे जीन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेट को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि एक ही जीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं एक ही कैरेक्टर बहुत सारे जीन के द्वारा गवर्न हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंडल स्टडी मेनी डिस्क्राइब दो traits that have been distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white, ठीक है। मेंडल ने बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारे कैरेक्टर देखे, जैसे कि फूल का कलर देखते हैं क्या है, कैरेक्टर है। इसमें ट्रेड आपको देखने को क्या मिलेंगे, जो डोमिनेंट वाला होगा, पी, हम बात करें पी प्लांट का फ्लावर, ठीक है, तो वॉलेट कलर का था, या फिर यहाँ पे पर्पल लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव था वो कैसा था, सफ़ेद था, वाइट था। बट इफ़ यू हैव लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेड विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट। जब अपने आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको डिफरेंट रेंज की सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर इंसान का कलर देखेंगे वो भी डिफरेंट है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ठीक है। अगर आप हाइट देखेंगे तो आप डिफरेंट, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बीच के हाइट का है, कोई बहुत, आपको डिफरेंट यहाँ पर रेंज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, ठीक है। अगर हम ह्यूमन्स की बात करते हैं, अगर हम हाइट को देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत डॉर्फ है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें यहाँ पे डिफरेंट रेंज ऑफ हाइट देखने को मिलता है। कोई 6 फीट का है, कोई 7 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 3 फीट का है, कोई 2 फीट का है, कोई 5 फीट का है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमें रेंजेस देखने को मिल रही है हाइट की। सच ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3, देखिए ये जो ट्रेड्स है, ठीक है, याद रखिएगा
कि सच ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन एंड थस कॉल्ड द पॉलीजेनिक ट्रेड। ठीक है, ऐसे ट्रेड या ऐसे कैरेक्टर जो 3 या 3 से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाए, उनके द्वारा गवर्न किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेड बोलते हैं। Beside the involvement of the multiple gene in polygenic inheritance, also take in account the influence of the environment। ठीक है, इसके अलावा जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं डिफरेंट टाइप के हाइट या डिफरेंट टाइप के स्किन कलर, इसमें ये पॉलीजेनिक ट्रेट तो है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो मल्टीपल जीन है या फिर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो रहा है, ये इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से भी हो रहा है, इन्वायरमेंट का भी रोल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दूसरा, ह्यूमन स्किन इज अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस, ह्यूमन का जो स्किन है ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का रंग कैसा होगा लोगों का। ठीक है, इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। बोला जा रहा है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं, ऐसे ट्रेट जो बहुत सारे जीन के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं या कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ट्रेट, कोई एक ट्रेट या कोई एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, तो ये जो एलील होंगे ना, इनको हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर के हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहीं पे कि कैसे होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। To understand this better, let us assume the 3 gene capital A, capital B, capital C control the skin color in human with a dominant form capital A, capital B, capital C responsible for the dark color and the recessive form small a, small b, small c for a light skin color। ठीक है, अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन के स्किन का कलर, ठीक है, रंग का कलर देखते हैं बॉडी के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 यहाँ पे जीन दिए गए हैं, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, यहाँ पे 3 जीन रहना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा जीन, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 3 जीन, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये 3 जीन ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के बॉडी के या स्किन कलर को ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है किसी इंसान के अंदर, ठीक है, कौन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है। ठीक है, तो ऐसे तो रहेंगे नहीं, ये किस फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा, ये पेयर के फॉर्म में होंगे। तो मैं पेयर के फॉर्म में ही इनको बनाती हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये क्या है, यहाँ पे 3 जीन दिए गए हैं, 3 या 3 से ज़्यादा जीन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्किन कलर की बात करते हैं, जब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यहाँ पे सब आएंगे, तो यहाँ पे जो इंसान होगा वो कैसा होगा, डार्क कलर का होगा। ठीक है, डार्क स्किन कलर। ठीक, अगर हम बात करते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, रेसेसिव है, ये कैसा है, रेसेसिव नेचर का है, तो यहाँ पे जो स्किन कलर होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा, गोरा दिखेगा, मीन्स लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, अगर इंटरमीडिएट वाला आएगा, ठीक है, बीच का आएगा, तो ये सांवला कलर होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर, ठीक है, स्किन कलर, मीन्स हम बोल सकते हैं ये सांवले कलर का होगा, क्योंकि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 जीन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये क्या करती है, कंट्रोल करती हैं ह्यूमन के स्किन के कलर को। ठीक है, जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये क्या है, डार्क कलर को डिफाइन करती हैं। अगर रिसेसिव फॉर्म में है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये लाइट कलर को दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील। ठीक है, ऐसे जीनोटाइप जिसमें सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं, मींस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी विल हैव डार्केस्ट स्किन कलर दैट विथ ऑल द रिसेसिव एलील स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी विल हैव अ लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 जीन है ए, बी, सी, अगर ये कैपिटल वाले फॉर्म में है, मीन्स सबके सब डोमिनेंट वाले एलील वाले फॉर्म में है, तो स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। अगर सबके सब जितने भी एलील हैं सब रिसेसिव फॉर्म में है, तो स्किन का कलर कैसा होगा, लाइटेस्ट होगा। ठीक है, as expected the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have intermediate skin color। ठीक है, जैसा कि हमारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये किस फॉर्म में हो, एक डोमिनेंट एलील हो, दूसरा वाला रेसेसिव हो, मीन्स यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी वाला फॉर्म अगर इस टाइप का जीनोटाइप होगा, तो जो स्किन का कलर होगा कैसा होगा, इंटरमीडिएट स्किन का कलर होगा, मीन्स सांवला होगा, बीच वाला होगा। ठीक है, इन दिस manner the number of each type of allele in genotype would determine the darkness or lightness of the skin in
एंड इंडिविजुअल। बोला जा रहा है कि इसी मैनर से हम इसी तरीके से एलील को सेट कर देंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इससे हमें क्या दिखेगा, सब के सब डोमिनेंट वाले एलील हैं, तो इसका मतलब इंसान कैसा होगा, डार्केस्ट स्किन कलर का होगा। अगर सारे रिसेसिव एलील होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो सब के सब कैसे होंगे, यहाँ पे लाइटेस्ट कलर के होंगे। लेकिन अगर इंटरमीडिएट स्किन कलर चाहिए तो उसके लिए जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, तो इस टाइप का आपको ये रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मेंडल कहते थे कि हम प्लांट का बोल सकते, प्लांट का साइज या फिर फ्लावर का पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर का कलर उन्होंने क्या लिया था, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। ठीक है, अगर प्लांट की हाइट लेंगे, एक टॉल होगा, एक डॉर्फ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, हाइट में, स्किन कलर, यहाँ तक कि इवन आई कलर में। ठीक है, सारी चीज़ में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, रेंज ऑफ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन के स्किन कलर एंड ह्यूमन की जो हाइट है। ठीक है, उसका जो वेरिएशन है, डिफरेंट रेंज की आपको हाइट देखने को मिलती है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी किसी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।